जी, जी, जी। देखिए, सूरत हाल ये है इस वक़्त कि ये सब जितनी बातें हैं, ओमान के साथ डील की बात सही है। वो जो है 3-4 रोज़ पहले ही ऑलमोस्ट जो है उस पे जो है एक इत्तेफ़ाक राय उनके बीच में कायम हो चुका है। बिल्कुल, लेकिन फिरोज बख्तार किसी भी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं है और उनको अब भी शक है कि धोखा है। और मैं समझता हूं कि इनको नहीं बल्कि 90% ईरानियों को भी अमेरिका और इसराइल पे यकीन नहीं है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जबरदस्त तरीके से हार का सामना अमेरिका को करना पड़ रहा है। जो रिपोर्टें आ रही हैं बहुत ही खतरनाक है अमेरिका के लिए। और जो भी अब तक रुकावट रही है वो इजराइल रही है और इजराइल कुछ ना कुछ ऐसा कर देता था। इसलिए शायद इस बार इजराइल को भनक तक नहीं लगी, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पे जदीद नाम लिखा है मुमताज भाई, जो समझौता होने की खबर है वो ओमान के साथ होने की खबर है कि हुर्मुस में जहाजों के आवागमन के लिए भौगोलिक निर्देशकों संबंध में ओमान के साथ समझौता हो गया है। और ओमान के साथ तो समझौता हो ही गया है। इसीलिए मैं कह रहा था कि अभी इसमें देखना पड़ेगा ये कितना सही है। और यहाँ पे इसराइल और खाड़ी देश हुर्मुज और बाबुल मंदब से गुजरने से बचने के लिए तेल और गैस निर्यात के लिए वैकल्पिक मार्गों के उद्घाटन पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अभी जो ताजा खबर आई है वो यूएस यूए के टॉप डिप्लोमेट मीट ऑन ईरान। ये आप देखिए कि ऐसा नहीं है, तमाम जो है चीजें चल रही हैं और उसको देखा जा रहा है। और ये ओमान और ईरान में तो हो ही गया है मुआहदा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे वही चीज है कि अभी एक और खबर यहाँ पे आ रही है और वो खबर ये है कि ईरानी सुरक्षा बल भारी मात्रा में गन, गोला बारूद एवं अन्य मिलिट्री सामान मोसाद बैग आतंकियों से जब्त किया है। जयदीप सिंह मुंडेरा साहब लिखा है। तो ये जो कार्रवाई है, क्या लग रहा है आपको? ईरान आज की तारीख में अब्दुल वाहिद साहब बहुत ही स्ट्रांग हुआ है और अब वो बॉर्डर पे भी अपनी सिक्योरिटी को बहुत सख्त कर रहा है। कल जिस तरह की बात आई थी कि यहाँ बूट्स ऑन ग्राउंड हो सकता है, हालांकि उसे मेजर जनरल ने भी खारिज किया। आज ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार ने भी खारिज किया कि सब बकवास है। जब इराक में ये कामयाब नहीं बूट्स ऑन ग्राउंड, तो यहाँ तो बहुत ही मुश्किल है, मुमकिन ही नहीं कि ऐसा हो। लेकिन कुल मिलाकर के क्या नजर आ रहा है अब्दुल वाहिद साहब? जी, जी, जी। देखिए, सूरत हाल ये है इस वक़्त कि ये सब जितनी बातें हैं, ओमान के साथ डील की बात सही है। वो जो है 3-4 रोज़ पहले ही ऑलमोस्ट जो है उस पे जो है एक इत्तेफ़ाक राय उनके बीच में कायम हो चुका है। रही दूसरी बात कि भई क्या है, तो देखिए, मैंने कई बार कहा है, मैं आज फिर उस बात को दोहराता हूँ, जब तक इसराइल का वजूद उस खित्ते में है, अमन कायम नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये है। आज ईरान है, कल जो है किसी और मुल्क की बारी आएगी। असल चीज़ ये है कि इसराइल भी अगर रहे, तो उसी वक़्त अमन कायम होगा, जब जो है वहाँ पे एक आज़ाद फ़लस्तीनी मुमलिकत का क़याम अमल में आए। उसके बॉर्डर्स क्या होंगे, बाउंड्रीज क्या होगी, इसके लिए एक अरब इनिशिएटिव भी है, ओआईसी का भी एक है। उसके अंदर क्या है कि भाई 1967 से पहले का जो बॉर्डर है वहां तक इसराइल वापस जाएगा और 67 के अंदर जो कुछ फलस्तीन का था वो जो है पूरे का पूरा एरिया बनेगा और उसके बाद फलस्तीनी रियासत बनेगी। कुल मिलाकर यह है, क्या इसराइल मानेगा इस बात को? इसराइल बिल्कुल नहीं मानेगा। आप देखिए, अभी लेटेस्ट बयान आया है नेतन्याहू का, उसने कहा है कि जो अमेरिका ने बात कही है गजा के ताल्लुक से कि अगर हमास हथियार छोड़ दे तो मेरी मिलिट्री यानी इसराइली फौज गजा से निकल जाएगी, मैं इसको नहीं मानूंगा। अब आप बताइए, नेतन्याहू उस वक्त ये बात कह रहा है जबकि उसके पास ऑप्शंस नहीं है, रास्ते नहीं है। 27 अक्टूबर को इलेक्शन है इसराइल में, उस पर प्रेशर है कि वो बेन ग्वेर को भी, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, उसको निकाले अपने यहाँ से। अब आप देखिए कि जिसकी कोई अब इस वक्त हैसियत नहीं रही, इलेक्शन हारना निश्चित है। इलेक्शन हारने के बाद नेतन्याहू अगर इसराइल में रहा तो जेल जाएगा। ऐसा बंदा बोल रहा है कि मैं अमेरिका के और दीगर ममालिक के जो एग्रीमेंट हैं गजा को लेकर मैं उसको नहीं मानता हूँ। इससे बड़ी हिमाकत क्या होगी?
दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हम बार बार बोलते हैं कि भाई पीस एग्रीमेंट, लेबनान के साथ पीस एग्रीमेंट हुआ, कल एक मीटिंग थी, उसके बावजूद बातचीत हुई, आज फिर एक मीटिंग है। इसी दौरान आज अभी कुछ देर पहले 2-3 बार सदर्न लेबनान पे इसराइल ने बमबारी की है, तकरीबन 10 से 12 लोग मारे गए। अब आप बताइए कि इसराइल कब रुका है? तो सवाल वही है, मैं जो बार बार कहता हूं कि ईरान मसला ही नहीं है, हम सिर्फ बात करते हैं तने की। ईरान तना है, असल जड़ फलस्तीन है। पूरे का पूरा मसला जो उस रीजन का है और पूरे मशरिक़ वुस्ता का, ये सारे का सारा जुड़ा हुआ फलस्तीन से है। जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं होता तब तक कितने ही मीटिंग्स बुला लीजिए, अक़वाम मुत्तहिदा से पारित हो जाए प्रस्ताव, यूएनएससी से हो जाए, किसी से भी हो जाए, कुछ नहीं होने जा रहा है। ग्राउंड रियलिटीज नहीं बदलेंगी जब तक एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत का क़याम अमल में नहीं आता, क्योंकि वहां जितने लोगों का खून बहा है, सब कुछ हुआ है, वो इस तरह से रायगा नहीं जाएगा। कुदरत का अपना कानून है। तो कुल मिलाकर जो है सूरत हाल ये है इसराइल के और उसके, जो है सिर्फ इस तरह से कि भाई मुआहदा हो गया, एग्रीमेंट हो गया। भाई मुआहदा ईरान के साथ 15-20 रोज पहले भी हुआ था, क्या हुआ उसका? तो कुल मिलाकर वही है कि फिरोज बख्त अहमद साहब ने जो बात कही है, मैं 100% एग्री करता हूं कि अमेरिका की चाल है, हथियार यहाँ वहां से जमा कर रहा है, भरपूर हमले ईरान पर करेगा। ये किसी भी मुल्क को उस रीजन के कमजोर ही देखना चाहते हैं, मजबूत नहीं देखना चाहते। जो भी मजबूत बनने की कोशिश करेगा, ये उसको कमजोर करेंगे। तो सूरत हाल बिल्कुल यही है मुमताज भाई। तो अब ये है और कि ईरान के, मुझे लग रहा है इसमें एक चीज और, मुझे लग रहा है इसमें एक चीज और है कि वो मुश्तबा खामनाई को बार बार ट्रैक कर रहे हैं कि आखिर मुश्तबा खामनाई साहब कहाँ हैं, लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आ रहे। हो सकता है कि ये उनका भी इंतजार हो, क्योंकि टारगेट पे मुश्तबा खामनाई साहब हैं। आज जो है, कल मैंने आपके चैनल पे बोला था कि बहुत सारे मुल्कों के स्टेट रन टीवी चैनल्स ने बाकायदे खबरें चलाई थी। आज एक खबर उन्हीं स्टेट रन मीडिया पे और उसके बाद कुछ प्राइवेट चैनल्स पे भी चली हैं, कुछ अखबारों ने भी शाया किया है उसको। वो क्या है कि एक कार में ले जाया गया मसूद पेज़ेश्कियान को, जो कि राष्ट्रपति हैं ईरान के। शीशे बिल्कुल जो है, तो अब आप बताइए कि ब्लैक शीशे हैं, सब कुछ चढ़ा हुआ है। अचानक 1 मिनट की उनकी मुलाकात हुई। भाई राष्ट्रपति को मान लीजिए कि IRGC के गार्ड्स उठा के लेके जाते हैं, हमने मान लिया, जो कुछ मीडिया बोल रहा है हमने मान लिया, ठीक है। गार्ड्स आए, राष्ट्रपति को उठाया, कार में डाला, बाइज्जत लेकर के गए। न वो चेहरा देख पा रहे हैं न कुछ। अचानक आवाज आ रही है और वहीं से बातचीत हो रही है। अचानक 2-3 मिनट की मुश्किल से बात हुई, कुछ ने लिखा है 1 मिनट की बात हुई, उसके बाद उनको वहां से चलता कर दिया गया। अरे भाई 1 मिनट में कौन सी बात होती है बताइए आप दुनिया में? राष्ट्रपति को IRGC वाले लेके जाएंगे कार में, तो ये देख कौन रहा था? उस कार में कोई जो है गोदी मीडिया वाला बैठा था क्या कि भाई साहब हम बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं, मसूद पेज़ेश्कियान ये रहे, ये आप लीजिए उनकी बाइट, और मैं बैठा हूं मुश्तबा खामनेई के बराबर में और मेरी ये है रिपोर्ट। मैं इनको अक्सर देखता हूं, ये जब भी ईरान वगैरह की बात करते हैं, कभी आप जाइए, कभी ये इंडिया गेट के पास रहते हैं किसी पेड़ के बराबर में खड़े हुए, या फिर किसी उस एम्बेसी के आसपास, बोलेंगे काबुल के साथ, इस रिपोर्ट के साथ। काबुल में है ही नहीं वो आदमी कहीं शांति पथ पे चाणक्यपुरी के इधर उधर खड़ा है रिपोर्टर। ये 100% झूठ बोलते हैं। ये यहीं पे खड़े होकर के उसकी एम्बेसी, कुछ तो रिपोर्टर एम्बेसी के सामने भी नहीं जाते। आप किसी जो ये फॉरेन जो है करेस्पॉन्डेंट है भारत के, इनको पकड़ करके पूछ लीजिए किसी दिन कि भाई कुछ को एम्बेसडर बोला जाता है, कुछ को हाई कमिश्नर बोला जाता है, किस लिए बोला जाता है? ये कहने के लिए क्या है, प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट फॉरेन अफेयर्स, डिप्लोमेटिक अफेयर्स करेस्पॉन्डेंट। लेकिन उनको पता ही नहीं होगा कि हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में डिफरेंस क्या है, किसको बोलते हैं, क्या क्या है। तो ये हमारे यहाँ की ये जितने बड़े दिग्गज हैं, ये ऐसे ही रिपोर्ट चलाने वाले हैं। ये मैं इनको बोलता हूँ, ये जमूरे हैं, जिसकी नकेल किसी और के हाथ में है। ये बस डुगडुगी पे नाचने वाले लोग हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि भाई जब इस तरह की है सूरत हाल, मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता मुमताज भाई। कल मैंने आपको बताया था कि मिस्र के अंदर, सऊदी अरब के अंदर जो ऑयल रिफाइनरी है, जो कुछ अटैक हुआ, बाद में रिपोर्ट्स आई। एक भारत के बहुत बड़े जर्नलिस्ट है सीनियर, सईद नकवी, पूरी दुनिया जानती है उनके बारे में।
आपने भी कई बार इंटरव्यूज वगैरह किए होंगे मुमताज भाई, क्योंकि आप तो एक मेन स्ट्रीम उसके रहे हैं, और आपकी एक रिपोर्ट पर तो बाकायदे पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन हुआ था, जो फ्रंट पेज की थी स्टोरी आपकी। तो आप बताइए कि उस दौरान जो है अब किस तरह की रिपोर्ट्स आती है मीडिया में। सईद नकवी साहब ने भी बाकायदे ये बात कही है, उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसराइल ने कैरी आउट किया था, इसलिए ताकि अरबों के अंदर इश्तियाल दिलाया जाए कि वो ईरान पे अटैक करें। तो बहुत सारी चीजें हैं, कुक्ड अप स्टोरी चल रही हैं दुनिया के अंदर। कुल मिलाकर यह है कि मैं फिर बताऊंगा कि आप जैसे चैनल इसलिए जरूरी हैं क्योंकि यहाँ कम से कम एक कंक्रीट, एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन तो आ रही है, बंदे को मालूम है। वरना लोग तो भाई कौवा उड़, तेल उड़, गाय उड़, भैंस उड़, सब कुछ उड़ ही रहा है, फिर न्यूज भी उड़, खबर भी उड़। तो कुल मिलाकर यह है कि सूरत हाल ये है मुमताज भाई जी। बिल्कुल सही है। और ये कई बार ऐसा हुआ है। आप देखिए सऊदी अरब में भी कई ऐसे अटैक करने की कोशिश की गई, जिसकी जांच में खुद सऊदी अरब ने भी मोसाद के लोगों को पकड़ा। यूएई के ताल्लुक से झूठ बोला गया कि साहब वहाँ खुद जो है बेंजामिन नेतन्याहू गए थे और पता नहीं क्या क्या, और फिर यूएई ने उसको वो किया। इसी तरीके से लेबनान के ताल्लुक से इन्होंने खबर चलाई, कतर के ताल्लुक से खबर झूठी चलाई, जिसका कतर ने बाद में इनकार किया। मसूद पिज़ेश्कियान साहब इस्तीफा दे चुके, उन्होंने आकर किया। तो एक झूठ का पूरा आडंबर इन्होंने खड़ा कर रखा है। और आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा कि भाई आप वहां कैसे देख रहे थे? आप क्या आपके पास था? अगर वो इतना छिपा के ले गए और सब देख ही रहे थे तो फिर इतना छिपाने की क्या जरूरत है? ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे फिल्मों में होता है। भाई फिल्मों में बधाई ये होता है किसी को छुपा के ले जा रहा है, लेकिन जो देखने वाला है फिल्म वो तो देख ही रहा है ना। फिल्म की स्क्रिप्ट ये है कि वो छुपा के ले जा रहा है। फिल्म की स्क्रिप्ट क्या है कि वो छुपा के ले जा रहा है, लेकिन जो फिल्म वाला है वो तो देख ही रहा है कि ना कि ले जा रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से अरे भाई तेरी फिल्म चल रही क्या? हा? ये दीवाने हो गए हो, पागल हो गए हो, इस तरह की खबरें चलाओगे बेसर पैर की? हा? कमाल हो गया। मतलब यहाँ फिल्म चल रही है। अरे भाई जा भी रहे होगे, मिल रहे होगे, आपको पता ही न चल रहा होगा। क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता कि ईरान में इतना खतरनाक मामलात हो और ईरान के प्रेसिडेंट से मुश्तबा खामनेई साहब की मुलाकात ना हुई हो। मान ही नहीं सकता। लेकिन उसका इजहार नहीं हो रहा है, उसको बताया नहीं जा रहा है, वो नहीं बताएंगे। इससे पहले भी आपको याद होगा मसूद पिज़ेश्कियान ने कहा था मेरी 1 घंटे मुलाकात हुई है। पहली बार जब हुआ था तब तो ऐसा नहीं हुआ था कार से, तो तब कैसे मुलाकात हुई थी और अब कैसे मुलाकात नहीं हुई? लेकिन एक चीज फिरोज साहब पक्की है कि पूरा मोसाद और पूरे इनके जो अमेरिकी इंटेलिजेंस है, ये सब लगातार सीआईए से लेकर के और सब लगातार, और मुझे तो कई बार लगा कि पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल किया गया था या यूज करने की कोशिश की गई थी। डेलीगेशन लगातार भेजे गए जिस तरह से, तो मैंने उस टाइम कहा था कि इन पे यकीन करना ठीक नहीं है और मुझे नहीं लग रहा है कि इस पे ईरान यकीन करेगा। लेकिन बार बार यही था कि मुलाकात होती है कि नहीं, देखिए मिलते हैं कि नहीं, यानी टारगेट इनका वही है। लेकिन दूध का जला छाछ फूक के पीता है। फिरोज साहब, क्या आपको लग रहा है मुश्तबा खामनेई? अच्छा, अभी 1 हफ्ता पहले इजराइल मीडिया ने ये तो कबूल कर लिया है कि नहीं मुश्तबा खामनेई साहब आयात हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि अगर ईरान नहीं चाहेगा तो ये वहां तक पहुंच पाएंगे? और देखिए मामला तो गंभीर है, इसमें दो राय नहीं है। गंभीर इसलिए मैं कह रहा हूं, हसास इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब सारी दुनिया के लोग खामनेई साहब के जनाजे में आए तो उसमें सुप्रीम लीडर का ना आना, बेटे का ना आना, ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये गैर मामूली बात। लेकिन दूसरी जानिब ये भी हो सकता है कि जनाजा उन्हीं के पास रहा हो, वहीं से उन्होंने रुखसत कर दिया हो, किसको पता। भाई जनाजे का तो पता ही नहीं था आखिर तक ये था कहाँ। जी फिरोज साहब।
देखिए डॉक्टर मुमताज़ आलम, ऐसा है, ये जो आप बातें फरमा रहे हैं ठीक है। एक कोई भी जर्नलिस्ट आपकी जगह होता, कोई भी होता, जैसे अभी आपने नाम लिया था सईद नकवी साहब का, वो भी अगर आपकी जगह होते, वो यही ज़बान और यही अल्फाज बोलते। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा मुमताज़ साहब और जितने भी आपके क़ारीन और सामाईन सुन रहे हैं, जो ख़ामेनेई जूनियर हैं, वो कहाँ हैं, किधर हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं या नहीं हैं? जब देखिए सीनियर ख़ामेनेई जो शहीद मुअज़्ज़म हैं, मतलब वो नहीं है, तो एक सिस्टम काम कर रहा है। जूनियर ख़ामेनेई हो या नहीं हो, उनकी जगह दूसरे आएँगे, तीसरे आएँगे, 10वें आएँगे। ये सिस्टम ऐसे ही काम करता रहेगा। उनकी अपनी अहमियत है, चलाते हैं ईरान को, 79-80 से ईरान को चला रहे हैं। ये एक उनका एक एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है? और बीच में जब गैप आया था, जब शहीद आज़म नहीं रहे थे और उसके बाद जूनियर अपने ख़ामेनेई साहब उन्होंने उनकी जगह ली थी और उसके बाद उनको भी इन्होंने मतलब वो तो जब ही ज़ख्मी हो गए थे। ये जो सारी बातें हैं, इनकी अपनी जगह अलग है, इनका जो एंगल है, वो अलग है। लेकिन आजकल जो ईरान में हो रहा है, ये बातें सब मतलब मज़ाक़ ख़ेज़ हैं, कार्टून वाली बातें हैं, वो ले गए, आँखें ढक के ले गए, ये सब वो इन बातों में कुछ नहीं रखा है, ठीक है? ये बातें बिल्कुल ऐसे ही हैं, इनको मतलब मज़ाक उड़ाया जाता है। लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो बातचीत चल रही है, ट्रम्प साहब ने भी चलाई है और तकरीबन हर चैनल पे चल रही है कि मुआहदा हो गया है। देखिए, 4-5 बार अमेरिका हार चुका है ईरान से, बावजूद इसके कि उसने बेतहाशा नुकसान ईरान को पहुँचाया है। यानी आप कहाँ से चलेंगे? जो पिछले साल उसने ये कह दिया था कि इनकी एटमी तनसीबात सारी हमने तबाह कर दी हैं और B-2 बॉम्बर 300-300 मीटर वो बम चले गए थे, उससे लेके अब तक, और बीच में जो है शहीद मुअज़्ज़म नहीं रहे, वो बच्चियाँ नहीं रहीं 165। उसके बाद अभी भी जो ताज़ा हमला किया था, एक हॉस्पिटल पे कर दिया था इन्होंने, पुल-वुल तबाह कर दिए। बावजूद इसके ईरान ये वाली जंग भी जीत गया, ठीक है? 4-5 जंगें छोटी-बड़ी हुई हैं हाल-फिलहाल में, चाहे वो 2 दिन की रही हों, अमेरिका और ईरान के बीच। ईरान उसमें फ़ातेह हुआ है। अमेरिका को इसका अंदाज़ा हो गया है कि ईरान इज़ अ टफ नट टू क्रैक, लेकिन अपना इक़बाल बुलंद रखने के लिए, अपनी झेप मिटाने के लिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। इन सब बातों से दूर परे रहने के लिए अमेरिका वहाँ फँसा हुआ है, ठीक है? और अपना भी नुकसान कर रहा है और नेतन्याहू साहब का तो जो होना था वो अब इलेक्शन में लोग देख लेंगे, पता नहीं क्या हो इनके साथ, क्या नहीं हो, वो तो हम इस पे छोड़ देते हैं। इनको जो करना था, जो जानें इन्होंने देनी थी, जो शैतानियत का खेल इनको करना था, जो नेतन्याहू को, ये सब कर चुके हैं। अब ये है कि अमेरिका अब कोशिश ये कर रहा है कि मैं सब जगह से हथियार मंगा के या टैक्टिकल एटॉमिक बॉम्ब अटैक करके मैं यहाँ से निकलूँ और कहूँ, छाती ठोक के कहूँ मैं, ट्रम्प साहब और नेतन्याहू, हमने ईरान के साथ ये कर दिया, वो कर दिया। अटैक की तो तैयारी कर रहे हैं। ईरान ने भी डू और डाई आखिरी जंग लड़ने का अपना मामला तैयार रखा है। ये कब अटैक करें, ईरान क्या करे, क्या नहीं करे, ये ओनली टाइम विल टेल। अब देखना यह है कि ट्रम्प साहब को कोई अच्छा मशवरा देने वाला मिलता है या नहीं। कोई उनको ये समझाए कि भाई ये हॉर्मुज़ का मामला लगभग तय है, आप कब तक अपना अमेरिका का नुकसान
ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने बर्बाद कर दिए एक नेतन्याहू के झांसे में आकर। और अब कब तक आप अमेरिका का और अपना नुकसान करोगे? कोई कोई सद्बुद्धि वाला, कोई कोई बुर्दबार किस्म का आदमी अगर इनको ये समझा दे तो मैं समझता हूँ कि इनका वहां से वापस जाना ही बेहतर है। जितने भी इनके जहाज हैं, कोई कह रहा है 17 जहाज लगे हैं, पानी के जहाज लगे हुए हैं, अब्राहम लिंकन से लेके बड़ी लंबी फहरिस्त है। ठीक है, वो लगे रहने तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, क्योंकि अब जिस पोजीशन में अमेरिका और इसराइल आ गए हैं, उनका अब बस वो ज्यादा यही करेंगे कि एक फाइनल एक जस्त भरेंगे, और जस्ट भरने के बाद ये देखेंगे कि ईरान का क्या बिगाड़ सकते हैं। उधर ईरान भी अपना मामला करेगा, ईरान भी खामोश नहीं बैठेगा। फिर दुनिया की बहुत सी चीजों में काफी बदलाव आएगा। जी डॉक्टर मुमताज। बिल्कुल बदलाव यकीनन जो है वो आएगा, ऐसा हमें लगता है। और बदलाव शुरू हो गया है। बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं चल रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव शुरू हो गया है और नतीजे भी आएंगे। लेकिन अब्दुल वाहिद साहब, किस किस्म का बदलाव जो है, क्योंकि देखिए चीन और रूस वो तो ईरान की भरपूर मदद कर रहे हैं, ईरान स्ट्रांग हो रहा है। बदलाव की जहां तक बात है तो किस किस्म के बदलाव हो सकते हैं अब्दुल वाहिद साहब? क्या लग रहा है, क्या चेंज आ सकता है? देखिए, असल जो है सबसे बड़ा बदलाव जो है वो ये है कि एक जनरल पब्लिक ओपिनियन वो इसराइल और अमेरिका के खिलाफ हुआ है। सबसे बड़ी चीज तो ये है। दूसरा बदलाव ये है कि ईरान को लेकर जो बहुत सारी गलतफहमियां थी बहुत सारे लोगों के उसमें, और एक तरह से सेक्टेरियन हैट्रेड विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा डीप रूटेड था, वो एक्सपोज हुआ है। लोगों को असलियत मालूम हुई है और लोगों के ऊपर बहुत सारी चीजें आश्कार हुई हैं। उनको लगा है कि भाई हकीकत क्या थी और उनको बताया क्या जा रहा था। उसके अलावा यह है कि जो डेमोक्रेटिक वॉइस थी मुस्लिम कंट्रीज के अंदर, पर्टिकुलरली अरब रीजन के अंदर, वो म्यूट थी, खामोश थी बिल्कुल, वो अनम्यूट हुई है। बहुत सारी बातें वहां पे होने लगी हैं। तीसरी चीज ये है कि कई बार जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस होते हैं, आप देखिए कि आज से 15-20 साल पहले जो कुछ ऑपरेशंस होते थे, जो कुछ सिक्योरिटी एजेंसी जिस तरह से चाहती थी, फैक्ट्स को मैनिपुलेट करती थी, फैब्रिकेटेड चीजें लाई जाती थी, मलेशियस या पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोपेगेंडा चलाया जाता था। अब एक तरह से वो सारी चीजें दुनिया के सामने आती जा रही हैं कि भाई ये मलेशियस प्रोपेगेंडा है या फिर क्या है ये। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ जो है एक्सपोज हो रही हैं दुनिया के सामने कि भाई ये आखिरकार है क्या। तो प्रोपेगेंडा वार हो और दूसरी वार हो, ये सारी की सारी जो एपेस्टीन गैंग है ये जो है लूज कर रहे हैं। इसमें गेन कौन कर रहा है? जो प्रो ईरानियन फ्रंट है या जो ईरानियन फ्रंट है या जो लोग हक परस्त हैं। गेन इसलिए कर रहे हैं कि अब उनके पास जो है एक तरह से वो लोग हैं जिनको उन्होंने जरखरीद गुलाम बना रखा है या जिनको पैसों पर पाला है। अमेरिका लॉबी की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो दूसरी लॉबी है उनके मध्य मुकाबिल उसमें वॉलंटरी लोग बहुत ज्यादा हैं, जो लोग अपनी सर्विसेज रजाकाराना तौर पर दे रहे हैं, स्वयं सेवी हैं वो। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि दुनिया में सबसे बड़ी तब्दीली जो आई है वो ये आई है कि अब लोगों के सोचने का जो वो है नजरिया है वो बदला है। अक्सर हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नजर बदलिए, नजरिया बदल जाएगा। वो प्रोपेगेंडा खत्म हो गया। वो नजर बदलने से नजरिया नहीं बदलता है, नजरिया तो नजरिया ही है। जब तक आपके अंदर सही इंफॉर्मेशन ना आए, आपके दिमाग में सही चीज ना जाए, तब तक नजरिया नहीं बदलता। सिर्फ नजर से नजरिया नहीं बदलता। तो कुल मिलाकर ये है कि इस वक्त जो है पूरे दुनिया की सूरत हाल ये है। तीसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि आप देखिए जो सोशल मीडिया है, आपने देखा अरब स्प्रिंग आई, सोशल मीडिया के बारे में बातचीत हुई कि भाई ये हुआ वो हुआ, ट्यूनिस वगैरह में चला, उसके बाद लीबिया में आया, उसके बाद ये सब मिस्र वगैरह के अंदर इनकलाब आए।
एक बड़ा नाम उस वक्त आया था मोहम्मद मुर्सी का तख्ता पलटने के लिए। वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे मिस्र के पहले। उसमें एक आदमी था जो IAEA का चीफ रह चुका है, वो है मोहम्मद अल बरादई। इस वक्त कहाँ है, कहाँ गायब है, उसका कुछ नहीं पता है। यही वो शख्स है जिसने इराक पे जंग मुसल्लत की, रिपोर्ट्स बना बना के देता था, IAEA का चीफ था। ये इस तरह के जितने नाम वाले आपको मिलेंगे, कई बार हम लोग नाम में भी कंफ्यूज होते हैं, मोहम्मद लगा रखा है तो बहुत अच्छा आदमी होगा। भाई हर आदमी हुजूर नहीं हो जाएगा, हुजूर एक ही है शख्सियत। तो फिर ऐसे देखेंगे तो एक मुनाफिक था, उसने हुजूर के वालिद साहब का नाम था अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, तो हम इसलिए मान लें कि भाई हुजूर के वालिद मोहतरम का नाम है उसका, इसलिए भाई साहब हो तो बिल्कुल। तो ये सब कुछ नहीं होता है, नाम रखने से कुछ नहीं होता है। असल चीज ये है कि आपके अमाल देखे जाते हैं कि क्या है, कारकर्दगी देखी जाती है कि क्या है। तो कुल मिलाकर सूरत हाल ये है। तो अरब स्प्रिंग के बाद काफी हद तक बादल छटे थे, लेकिन ओबामा एंड कंपनी ने अरब स्प्रिंग को भी अरब ट्रबल बना दिया। उसको जो है एक तरह से दिखाया ये कि भाई ये भी एक षड्यंत्र है, हालांकि वो चीजें षड्यंत्र नहीं थी। बहुत सारी चीजें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था पब्लिक का। एक पर्टिकुलर जो वहां पे एक जो है लोग बिठाए गए थे पिट्ठू अमेरिका के। अब जो है इस वक्त जो लोग आ रहे हैं, इवन अमेरिका के अंदर, इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इवन जर्मनी के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो ये सारी चीजें क्या रिफ्लेक्ट करती हैं? तो ये बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट यही करती हैं कि इस वक्त की जो पूरी सूरत हाल है वो सिनेरियो बदल चुका है। लोग हकीकत जानने लगे हैं, लोगों को मालूम हो गया है कौन सही रास्ते पर है, कौन गलत रास्ते पर है। ये सबसे बड़ी तब्दीली है जो इस ईरान जंग का रिजल्ट जो हमें दिखाई दे रहा है। इससे बड़ी तब्दीली दुनिया में कोई नहीं आ सकती। नजरिया, लोगों की जनरल पब्लिक ओपिनियन, इसीलिए बोला जाता है कि आवाज़े खल्क नक्कारे खुदा होती है। तो ये ऐसे ही नहीं बना है। जी मुमताज भाई। जी बिल्कुल, और बहुत सही आप जो है कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, और यही सच्चाई है। मैं चाहूंगा दुआ करा दें फिरोज बख्श साहब। जी 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 डॉक्टर मुमताज आलम रजवी साहब, असल में देखिए ये है कि दुआ से पहले बस एक स्टेटमेंट मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि शुरू से ही अब्दुल वाहिद साहब एक बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वेस्ट एशिया में अमन का क़याम जब तक नहीं हो सकता जब तक इसराइल को वहाँ से या तो उसको काबू में किया जाए, जैसे बिगरैल बैल होता है, या उसका खात्मा किया जाए। मैं 101% उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। मैं किसी मुल्क का खात्मा नहीं चाहता। यह है कि उसकी जैसे कोई शरीर बच्चा होता है तो उसकी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद वही सारी बदमाशियां करना छोड़ देता है वो, ठीक है, फिर वो और बच्चों की तरह होता है। इसराइल इसी शर्त पे वहां रह सकता है कि वो जिस तरीके से 50 साल से हमले कर रहा है अरब ममालिक के ऊपर, ख़ास तौर से फ़लस्तीन और लबनान के ऊपर, जॉर्डन के ऊपर, उसको उसको भूल जाए और एक शरीफ मुल्क बन के रहे। ईरान बहुत गौर से इस चीज़ को देख रहा है साइडलाइन से। ईरान का मैं ये भी बताऊं, ये जो कुर्द लोग हैं यहाँ आपके इराक में, ईरान ने वहाँ कुछ ज़मीनी अटैक भी किया है, काफ़ी कुर्दों को साफ भी किया है वहाँ। तो ये ना समझा जाए कि ईरान जो है, चाहे वो सीरिया हो चाहे वो इराक हो, वो कहीं से भी जो ग्राउंड अटैक है वो करने में सक्षम है, उसने किया है, ठीक है। तो अब ऐसा है कि ईरान ने ये साबित कर दिया है कि हक के मामले में, सच्चाई के मामले में उसकी जीत हुई है। और ये जो जालिम ममालिक हैं, अमेरिका और इसराइल, ये जो ममालिक हैं, इनको मुँह की खानी पड़ी है। ये सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए ये इस तरह की बात कर रहे हैं। एक आखिरी अटैक अगर जैसा कि प्लान कर रहे हैं और ये करेंगे ईरान के ऊपर,
फिर वही मैं बात दोबारा दोहराऊंगा दुआ से पहले कि ईरान वो करेगा कि फिर दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन हम दुआ यही करते हैं कि जो इसने हथियार जमा किए हैं पूरी दुनिया से, अपनी 800 850 बेसिस से अमेरिका ने यहाँ पर मिडल ईस्ट में ये हमला ना करे, उससे बाज आए और यहाँ से टाटा गुड बाय करें। क्योंकि अरब ममालिक को भी अब इस बात का तो आभास हो गया है, इस बात का तो यकीन हो गया है कि अब अमेरिका उनके लिए कुछ काम में नहीं आ सकता, उनका कुछ भला नहीं कर सकता। और यही मेरी दुआ है कि इस हमले से अमेरिका बाज आए और ईरान महफूज रहे। जी डॉक्टर मुमताज। बिल्कुल, और यही सब पूरे खित्ते में अमन रहे। यहाँ पे यादवें साहब लिखा है, राजा भाई दुनिया के सारे एप्स्टीन फाइल वालों का अंत 2026 में ही होना है और होगा। दिसंबर तक इंतजार करिए, कोई नहीं बचेगा। तो चलिए, यादवें भाई ये अलग कह रहे हैं, तो हर आदमी का अपनी प्रेडिक्शन है। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अब्दुल वाहिद साहब, शुक्रिया हमारे फिरोज बख्श साहब, और तमाम हजरात का भी शुक्रिया कि जो हमसे जुड़े और हमसे बातचीत की। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे और फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।